नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते हो आज की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते सबसे पहली खबर को। फतेहपुर में जमींदार जयराम राज हत्याकांड का पर्दाफाश। अरबों की प्रॉपर्टी का सौदा न करने पर उनका मैनेजर ने ही कर दी हत्या। फतेहपुर में जमींदार जयराम सिंह हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने उनके मैनेजर अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। अरबों की संपत्ति का सौदा न होने और कमीशन न मिलने से नाराज अंकित मैनेजर ने जयराम सिंह की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। उसने हत्या की योजना 1 महीने पहले ही बना ली थी। पुलिस ने कपड़े, कार और मोबाइल बरामद कर लिया है। वहीं अगली खबर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता से दिया इस्तीफा। मनाने में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। लंबे समय से बसपा और कांग्रेस में सक्रिय रहने के बावजूद नसीमुद्दीन ने अपने अनुभव के बल पर राज्य में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। सिद्दीकी 2018 में बसपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब वह कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी दिवस पर सीएम योगी ने दी सौगात। शुरू की एक जनपद एक व्यंजन योजना, स्थानीय स्वाद को मिलेगी वैश्विक पहचान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में यूपी दिवस 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना को मंजूरी प्रदान करी। इसका उद्देश्य स्थानीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और उनकी पैकेजिंग और निर्यात को बढ़ावा देना। सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना की शुरुआत की, जो युवाओं को कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित है। वहीं अगली खबर है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ बनाए गए कृष्ण करुणेश जल्द संभालेंगे कार्यभार। मूल रूप से बिहार के निवासी 2011 के बैच की IAS अधिकारी कृष्ण करुणेश गोरखपुर में जिला अधिकारी थे। इससे पहले गाजियाबाद के CDO और गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसी यूपी नोएडा अथॉरिटी के CEO बनाया गया है, जिन्हें यूपी के नोएडा अथॉरिटी के CEO के रूप में तैनात किया गया है और बहुत जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। वहीं अगली खबर है, यूपी में खरीफ फसलों को MSP में 10% तक हुई बढ़ोतरी की सिफारिश। किसानों को मिलेगा अधिक मूल्य। उत्तर प्रदेश के मूल्य परामर्शदात्री समिति ने खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 10 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उर्वरक आपूर्ति में कमी करने वाली कंपनियों पर FIR के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं अगली खबर है, शुभांशु शुक्ला समेत इन 5 विभूतियों को मिलेगा यूपी गौरव सम्मान। 11 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 5 प्रमुख विभूतियों को यूपी गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, शिक्षा क्षेत्र से अलख पांडे, साहित्यकार डॉक्टर हरिओम पवार, महिला सशक्तिकरण के लिए रश्मि आर्य और कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शुभांशु सिंह शामिल हैं। प्रत्येक को 11-11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं अगली खबर है, यूपी में 2000 करोड़ का AI मिशन। IIT कानपुर स्वास्थ्य AI मॉडल को देगा मान्यता। IIT कानपुर स्वास्थ्य क्षेत्र के AIT मॉडल और उपकरणों को विश्वसनीय आधार देगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने बताया कि UPI की तरह USCI मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का राज्य AI मिशन शुरू करने की तैयारी में है, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं का विस्तार होगा। वहीं अगली खबर है, कानपुर में फरवरी से शुरू होंगी 29 स्मार्ट पार्किंग। शहर को जाम से मिलेगी मुक्ति। कानपुर नगर निगम फरवरी में 29 स्मार्ट पार्किंग स्थल शुरू करेगा ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। सभी 6 जोन में स्थलों का चयन हो चुका है और संचालन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। 2 पहिया वाहनों के लिए न्यूनतम
₹7 और 4 पहिया वाहनों के लिए ₹15 प्रति घंटे का शुल्क निर्धारित किया गया है। टेंडर 13 फरवरी तक डाले जाएंगे, जिससे फरवरी अंत तक संचालन शुरू हो सके। वहीं अगली खबर है GSBSI PGI कानपुर यूपी का पहला स्पाइन सेंटर बनेगा। 18 जिलों में आ रहे मरीजों को होगा फायदा। PGI कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला स्पाइन सेंटर बनने जा रहा है, जहां नेविगेशन की मदद से जटिल ब्रेन और स्पाइन सर्जरी की जा रही है। संस्थान जल्द ही आर्म और रोबोटिक सर्जरी भी शुरू करेगा, जिससे ऑपरेशन में सटीकता और सुरक्षा बढ़ेगी। ये आधुनिक सुविधा 18 जिलों से आने वाले मरीजों को लिए भरोसेमंद होगी, जहां बड़ी संख्या में सर्जरी सफल हो रही है। वहीं अगली खबर है यूपी में बदल रहा मौसम, दिन भर छाए रहे बादल, बारिश के ठंड से बढ़ने के बन रहे आसार। यूपी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है और बारिश की संभावना जताई जा रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। वहीं अगली खबर है प्रयागराज में बंद होगी 121 अस्थायी गौशालाएं। बेहतर सुविधा के साथ स्थायी गो आश्रय में रखे जाएंगे मवेशी। प्रयागराज में किसानों को बेसहारा जानवरों से राहत दिलाने के लिए बनी 121 अस्थायी गौशालाएं अब बंद होंगी। पशुपालन विभाग इनकी जगह बृहद गो आश्रय स्थल बनाएगा। पहले 30 मवेशियों वाली गौशालाएं बंद हुई है, अब 50 वाली होंगी। इन जानवरों की स्थायी गो आश्रय में भेजा जाएगा, जहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार की स्थायी गौशालाओं के लिए भूमि का मानक भी घटा दिया गया है। वहीं अगली खबर है प्रयागराज के 7,000 लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगी पीएम आवास की पहली किस्त। प्रयागराज में पीएम आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत 22,000 से अधिक गरीब परिवारों को चयन हुआ है। 7,000 लाभार्थियों को जल्द ही 50,000 रुपए की पहली किस्त मिलने वाली है। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए कुल 2.50 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जिससे शहर के गरीब परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर है क्रॉस कंट्री रेस से होगी गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में होगा आयोजन। अयोध्या में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस से होगी। विभिन्न कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान, ध्वजारोहण, चरखा यज्ञ, पुलिस रोड, पुलिस परेड और शिक्षण संस्थानों में खेलकूद शामिल है। जिला कारागार, वृद्धाश्रम आदि में फल वितरण होगा। साथ ही विशेष सफाई अभियान भी चलेगा। शाम को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मोमबत्तियां जलाई जाएंगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। वहीं अगली खबर है गोरखपुर विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 6 ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जनवरी सत्र से मिलेगा प्रवेश। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को यूजीसी से 6 नए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन स्वीकृति मिल गई है। अब कुल 11 OL और ODL पाठ्यक्रम संचालित होंगे। जनवरी सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें BA अंग्रेजी समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और MA MSc अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, गणित जैसे विषय शामिल होंगे। ये सुविधा नौकरी पेशा गृहिणियों और दूरस्थ छात्रों के लिए उपयोगी होगी। वहीं अगली खबर है बरेली में 100 बड़े कारोबारियों पर गिरेगी गाज। 400 करोड़ के GST का मामला, विभाग ने कसी कमर। बरेली जोन में 400 करोड़ रुपए से अधिक का GST बकाया है, जिसमें अकेले बरेली जिले में 200 करोड़ से ज्यादा GST विभाग ने 100 बड़े बकायेदारों की पहचान की है और उनसे वसूली के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में 3 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर 1.25 करोड़ रुपए अधिक का GST वसूल लिया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बकाया GST जमा कराया जा सके। वहीं अगली खबर है मेरठ में चाइनीज मांझा बेचते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार, 13 चरखी बरामद। पुलिस की सख्ती के बावजूद मेरठ में चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री जारी है। लिसाडी, केट और TP नगर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे में चाइनीज मांझे की कुल 13 चरखी बरामद हुई है। आरोपितों की पहचान खिज्र, असलम, विपुल और लोकेश के रूप में हुई है।
पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अगली खबर है, वेस्ट यूपी में अचानक पलटा मौसम, बसंत पंचमी पर पहाड़ों जैसी ठंड के बाद अगले 24 घंटे कैसे रहेगा। मेरठ में बसंत पंचमी पर हुई रिमझिम बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे ठंड बढ़ गई और पारा लुढ़क गया है। शाम तक 15.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये हुई बारिश गन्ने और गेहूं के लिए फायदेमंद है, लेकिन टमाटर, मटर, फूल गोभी और आलू जैसी फसलों को जल भराव से नुकसान हो सकता है, जिससे किसानों को खेती में पानी जमा होने से रोकने की सलाह दी गई है। वहीं अगली खबर है, यूपी में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा दत्तात्रेय धाम। 71.57 लाख के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आजमगढ़ में स्थित दत्तात्रेय धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 71.57 लाख रुपए की परियोजना की मंजूरी मिली है। पर्यटन विभाग ने 1.5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसके पहले चरण में यात्री निवास, पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रमा ऋषि आश्रम की सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है, पर बजट आवंटित नहीं हुआ है। वहीं अगली खबर है, काशी में महाश्मशान घाटों पर डिजिटली पहल, अब शवों का होगा निःशुल्क कंप्यूटरीकृत पंजीकरण। काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर अब शवों का निःशुल्क कंप्यूटरीकृत पंजीकरण शुरू हो चुका है। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बसंत पंचमी पर यह व्यवस्था हरिश्चंद्र घाट से प्रारंभ की। इसका उद्देश्य सटीक दाह संस्कार आंकड़े जुटाना और जिससे भविष्य की सरकारी योजनाओं में मदद मिलेगी। ये पंजीकरण मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा। जल्द ही यह प्रणाली मुस्लिम और ईसाई कब्रिस्तानों में भी लागू की जाएगी। वहीं अगली खबर है, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताने पर पुलिसकर्मी पर होगी कार्रवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डीजीपी ने गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख न करने पर पुलिस को गंभीर गलती मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी से ऐसे अधिकारियों को निलंबित करने, विभागीय जांच करने को कहा है। गौतम बुद्ध नगर के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी मेमो में कमियों को नाराजगी जताई है और आदेश के प्रति डीजीपी को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।